हम ये पढ़ेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ यूज होता है ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायमेंशंस, क्या हमें इसको पढ़ने के फायदे क्या हैं। ठीक है, पहला ये कि डायमेंशंस की हेल्प से हम किसी इक्वेशन की, अगर कोई फिजिक्स की कोई इक्वेशन हमने कभी गलती से कुछ और लिख दिया, इंस्टेड ऑफ सम पैरामीटर हमने कोई और पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हम ये चेक कर सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से। सो पहली एप्लीकेशन है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन। किसी इक्वेशन की एक्यूरेसी हम चेक कर सकते हैं। दूसरा है टू डिराइव ए न्यू फिजिकल इक्वेशन। ये सबसे न्यू तो नहीं होती है, गिवन होते हैं हमारे पैरामीटर्स। टू डिराइव ए इक्वेशन, टू डिराइव ए फिजिकल इक्वेशन। तीसरा है बेटा टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम one system of units into another। हम डायमेंशंस की हेल्प से किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी की कन्वर्शन जो है वो भी कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज एक्यूरेसी कैसे चेक करनी है। हाउ टू चेक द एक्यूरेसी, मतलब कैसे हम चेक करते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशंस के बेसिस पे बेटा कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट होगी, इफ इन इक्वेशन इज करेक्ट, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होंगे। अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम डायमेंशंस होते हैं। सो इट इज लाइक, मैं कोई इक्वेशन ले लूं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट एन इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और मुझे चेक करना है ये इक्वेशन ठीक है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस लिखूंगा। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन होगा m0 l1 t माइनस 1। आपको ये पता होना चाहिए इस इक्वेशन में v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t है टाइम। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, u प्लस a इंटू t का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, देयरफॉर राइट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा u, इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, सो इट इज m0 l1 t माइनस 1 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखूंगा, m0 l1 t माइनस 2 इंटू t1। एक्सेलरेशन इनटू टाइम भी तो वेलोसिटी ही बनेगा। सो इट इज इक्वल टू m0 l1 t माइनस 1 प्लस m0 l1 t माइनस 1। सो दिस बिकम्स सेम। आपने कल पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, स्पीड प्लस स्पीड जो है वो स्पीड ही आएगा। सो लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो हम बोलेंगे इक्वेशन करेक्ट है। ऐसे कोई भी इक्वेशन आपको दी होगी, आपने क्या करना है, उस इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशंस चेक करने हैं। अगर वो डायमेंशन सेम हुए तो मतलब इक्वेशन करेक्ट है, और अगर नहीं सेम हुए तो इनकरेक्ट है। मैं एक इक्वेशन और लिखता हूँ, जैसे कोई पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड की बात करें। किसी पेंडुलम के टाइम पीरियड का बेटा ये फॉर्मूला मैं एक लिख रहा हूं यहां, लेकिन मुझे चेक करना है कि ये फॉर्मूला गलत है कि ठीक है। मतलब आई कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ दिस फॉर्मूला। सो व्हाट वी डू, एक्यूरेसी चेक करने के लिए मैं दोनों साइड्स के डायमेंशन लिखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आएगा जो टाइम पीरियड का डायमेंशन है। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा,
m0 l0 t1। राइट साइड का डायमेंशन क्या आएगा? देखो 2 पाई का डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना भी है तो 2 पाई के लिए हम लिखेंगे m0 l0 t0। ठीक है, l बाई जी, रूट l बाई जी, पहले तो पावर 1/2 लिख दूं, रूट है इसलिए। l बाई जी क्या हुआ? l1 डिवाइडेड बाई जी हो गया बेटा l1 t माइनस 2, क्योंकि g है, कल भी बताया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपके पास आ जाएगा L0, L1 हो गया L0 t माइनस 2, ऊपर जाएगा t2 हो जाएगा, पावर 1/2। तो 0 इंटू 1/2 0 हो गया, 2 इंटू 1/2 हो गया 1। तो आपके पास मास तो पहले ही नहीं है, राइट, m0 L0 t2 इंटू 1/2 क्या हुआ? 1। सो दिस वे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड m0 L0 t1, राइट हैंड साइड m0 L0 t1। तो बोलेंगे डायमेंशंस एक जैसे हैं, तो इसका मतलब जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। ठीक है, ये सबसे इजी एप्लीकेशन है कि हमें जो भी इक्वेशन दी होगी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जो हमें सेकेंड वाली एप्लीकेशन में भी काम आती है। सेकेंड वाली एप्लीकेशन में क्या करते हैं? फॉर्मूला डिराइव करना है, टू डिराइव अ न्यू फॉर्मूला। ठीक है, न्यू इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मूला डेरिवेशन। फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए ना हमेशा कोई ना कोई आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, कोई ना कोई कंडीशंस गिवन होगी, उन कंडीशंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट लगाना है। मैं ये भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके ही समझाता हूं कि फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे की जाती है। सपोज कोई क्वेश्चन हमें दिया है, मैं यही वाला ले रहा हूं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ऐसे लिखा है कि द टाइम पीरियड of a simple pendulum depends on number 1 length of pendulum and number 2 acceleration due to gravity। किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है पेंडुलम की लेंथ पे। ठीक है, ये होता है बेटा पेंडुलम, एक मेटेलिक स्फीयर होता है जिसको हम हैंग करते हैं फ्रॉम ए सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। ठीक है, इसको, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है इसके सेंटर से लेके यहाँ तक। जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस आएगा, इधर जाएगा, और विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। कितनी देर में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। और ये गिवन है यहाँ कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? एक तो लेंथ पे और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस इतना ही लिखा होगा, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या है, इस इंफॉर्मेशन से ही आप इसको ऑब्टेन करें। बेटा जब ये बोला है डिपेंड करता है, ऑब्वियसली इट डजंट मीन कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि डिपेंड करना मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, क्यूब के प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, रूट के प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, ये जो स्टेटमेंट गिवन है टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और एक्सेलरेशन पे। तो वी राइट टी इज डायरेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू एल ए जी बी। व्हाट इज एल? एल इज लेंथ गिवन है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, which means that T equals to K into LA GB. This is equation number 1. T equals to K into LA GB. ठीक है, अब हमने डायमेंशंस की हेल्प से क्या करना है, ये A और B फाइंड करना है। एक चीज याद रखना है आपने हमेशा के लिए, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे कांस्टेंट आएगा। हियर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K इज proportionality constant and is dimensionless.
के जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ये डायमेंशनलेस है, मतलब फॉर के आपने डायमेंशन लिखने हैं m0 l0 t0। अब बेटा ये जो स्टेटमेंट है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया इस छोटी सी इक्वेशन में। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि दोनों तरफ के डायमेंशंस लिखने हैं। राइट डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ के डायमेंशंस लिखेंगे, टाइम पीरियड है, डायमेंशंस लिखेंगे m0 l0 t1। के के लिए कुछ नहीं करना है, लेंथ है l1 a, g इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो है तो एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख लेंगे l1 t minus 2। राइट, सो लेफ्ट साइड तो रहेगी आपकी m0 l0 t1, लेकिन जो राइट साइड है वो देखो, यहाँ m तो है नहीं, वी राइट m0, जस्ट उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी राइट m0। फिर यहाँ लेंथ देखिए, यहाँ लेंथ की पावर है a इंटू 1, 1 इंटू a इज a, और यहाँ लेंथ की पावर है b, 1 इंटू b, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, सो लेंथ की पावर हो जाएगी बेटा a प्लस b। टाइम जो है, टाइम की पावर -2 इंटू b, सो इट इज -2b। जब आप बेटा इतना लिख लोगे ना, उसके बाद आप ये समझ लो कि अभी इतना लिखने से आपका आधा काम हो गया। सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, दोनों तरफ के डायमेंशंस लिख दिए, आपके पास MLT है दोनों तरफ। अब दोनों तरफ अगर बीच में देखो इक्वालिटी साइन है, तो इसका मतलब जो यहाँ पावर होगी लेंथ की वही यहाँ होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसके बाद इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग powers of m, l and t on both sides. Therefore, a plus b will be equal to 0, क्योंकि यहाँ m छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है, l की पावर a plus b है, यहाँ 0 है, और -2b इक्वल टू 1, क्योंकि t का पावर कितना है यहाँ t का पावर 1 है और यहाँ t का पावर है -2, सो -2b आ गया 1 के बराबर, b हो गया आपके पास -1/2, b इज इक्वल टू -1/2। इस b की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो a -1/2 इक्वल टू 0, a इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, a और b की जो वैल्यूज हैं यही निकालना हमारा पर्पस था, हम इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, देयरफॉर वी राइट इक्वेशन 1 becomes t equals to k into l a था, l 1/2, g था b, that is -1/2। ठीक है बेटा, it means that t equals to k into l 1/2 divided by g 1/2, it is equal to k into root of l by g। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड का आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब इसमें डायमेंशंस में ना एक फॉर्मूला डेरिवेशन तो हम कर लेते हैं, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, हम डायमेंशंस की हेल्प से इस k का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो या तो हमें स्पेसिफिकली याद रखना पड़ता है कोई सिचुएशन, जैसे ये एक बड़ी स्टैंडर्ड सी इक्वेशन है जो हमने बनाई, इसमें तो हमें पता है कि k जो है वो मैथमेटिकली या एक्सपेरिमेंटली जब हम करते हैं k कम्स टू बी 2π, बट अगर कभी याद नहीं भी रहेगा कि ये कोई नई वाली सिचुएशन आ गई, तो आप इस k को k ही रहने दीजिए। ठीक है, यू कैन कीप इट हेयर, बट यहाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वी कैन राइट कि एक्सपेरिमेंटली हम अगर k का वैल्यू पता करें, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 2π। ठीक है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू राइट दिस, बट सिंस मेरे को ये वैल्यू नाउन है अभी, तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज t इक्वल टू 2π रूट ऑफ l by g। ठीक है, तो ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो जो गिवन स्टेटमेंट होती है, जो गिवन सिचुएशन होती है, हम उस सिचुएशन को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं डायमेंशंस की हेल्प से। ठीक है, एट द सेम टाइम एक चीज और देखना, अब मैंने जो इक्वेशन डिराइव की
वो मेरे पास, चाहे मैं के ही लिखूं, यहाँ है तो डायमेंशनलेस वो, ये इक्वेशन आ गई। तो जो मैंने अभी पहली एप्लीकेशन पढ़ी जिसमें हम ये देख रहे थे कि हम इक्वेशन की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं, तो यहाँ हम उसी को यूज करके चेक कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है जस्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, कि जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वो गलत है कि ठीक है, तो हम फर्स्ट वाली एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, आई एम राइटिंग वन मोर क्वेश्चन। द फोर्स required by a body to remain in circular path depends on number 1, बॉडी की जगह हम पार्टिकल लिखते हैं, मास ऑफ द पार्टिकल, let it be m, speed of the particle, let it be v, and radius of the orbit. कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है, आप ये चीज सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे भी, तो उसे फोर्स चाहिए होती है सर्कुलर मोशन में रहने के लिए। उस फोर्स को बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो जो फोर्स है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है, ऐसा ही बोला है। ठीक है, फोर्स डिपेंड करती है मास के, स्पीड के और रेडियस के। तो मास की पावर में ले लूंगा a, स्पीड की b और रेडियस की c। यही हमारा पर्पस होगा, हमने ये ABC पता करना है। मैं इक्वेशन को मैनिपुलेट करके लिख सकता हूँ k इंटू एम ए VBRC as equation number 1, F equal to K into MA VB into RC। तो जब बेटा ऐसा लिख लोगे तो उसके बाद वाले सिमिलर स्टेप्स रिपीट करने हैं। दोनों तरफ की डायमेंशंस लिखो पहले, राइट डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, राइट डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। देयरफॉर फोर्स है, फोर्स के लिए वी राइट m1 l1 t minus 2 इक्वल टू k, तो डायमेंशनलेस ही होगा, मास है, so we write m1a, then we have velocity, that is l1 t minus 1 power b, and radius है, that is l1c। so we have m1 l1 t minus 2 equal to m की पावर आ जाएगी a, m is a into 1, l की पावर बनेगी बेटा b प्लस c, यहाँ l की पावर b है और यहाँ c है, और t की पावर बनेगी माइनस b। ठीक है, और मैं जब इक्वेट करूंगा, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ ml एंड t ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर m की पावर यहाँ a है, यहाँ 1 है, a इक्वल टू 1, b प्लस c 1, b प्लस c इक्वल टू 1, minus b is minus 2, so minus b is minus 2। अगर माइनस b माइनस 2 के बराबर है तो b हो गया आपके पास 2, a आपके पास 1, b 2, b की यही वैल्यू अगर यहां डाल दोगे 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c आ जाएगा -1, c आ जाएगा -1। तो इक्वेशन 1 में डालेंगे ये वैल्यूज a b और c की, पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c, इन इक्वेशन 1। देयरफॉर f आपके पास आ जाएगा k m a था, v b था, और r की पावर है c, सो हम लिखेंगे ना ऐसे mv² बाय r, जो माइनस पावर है उसको हम नीचे लिख सकते हैं। और इसी को आप चेक कर लीजिए चाहे, ठीक है, आपको फर्स्ट एप्लीकेशन का भी आइडिया हो जाएगा दोबारा से जब आपने इसके चेकिंग करना है। वैसे यहाँ पर k की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, k की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर लोगे
द इक्वेशन विल बिकम mv स्क्वायर बाय r एंड लेटर ऑन बेटा आप पढ़ोगे इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो किसी बॉडी को चाहिए होती है सर्कुलर मोशन में रहने के लिए। द फोर्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू रिमेन इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। चेक करेंगे, देखो अगर मैं बोलूं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखना है तो फोर्स का क्या डायमेंशन होगा, m1 l1 t-2। मास के लिए क्या राइट हैंड साइड का क्या लिखूंगा, मास है, मास के लिए लिखूंगा m1। वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज l1 t-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस इज l1, it is equal to m1 l2 t-2 divided by l1। तो ये ऊपर चला जाएगा, m1 2 minus 1 is 1 t-2 and you can see they're same। इसका मतलब जो भी डेरिवेशन हम करेंगे उस डेरिवेशन को हम चेक भी कर सकते हैं whether it is correct or not। ठीक है, ये सेकेंड एप्लीकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इक्वेशंस डिराइव करना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है बेटा नेक्स्ट हमारा कि एक लिक्विड ड्रॉप जब वाइब्रेट करता है, सिचुएशन गिवन होगी आपको ना, ठीक है, एक लिक्विड ड्रॉप जब वाइब्रेट करता है पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर, तो उस लिक्विड ड्रॉप का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है एक तो सरफेस टेंशन पे, दूसरा रेडियस पे और तीसरा डेंसिटी पे। तो अगर मैथमेटिकली लिखना होगा तो मैं इस स्टेटमेंट को क्या लिखूंगा, पहले ये बात करते हैं। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन को S से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को R से रिप्रेजेंट करते हैं और डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज दिस, SA RB रो C। सो T इक्वल टू KSA RB रो C, इतना लिखना है। उसके बाद डायमेंशंस लिखना है। सपोज आपको सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं रहता है, लेकिन आपको सरफेस टेंशन की डेफिनेशन तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगी बेटा सारी डेफिनेशन, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा है भी नहीं है। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। कैसे डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन को, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन का जब मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा m1 l1 t-2 divided by l1, so it becomes m1 l0 t-2, m1 l0 t-2। रेडियस का पता है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, हम डेंसिटी का। तो ये मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, k into SA RB rho C। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। Now we write dimensions of both sides। जब हम दोनों तरफ के डायमेंशंस लिखेंगे तो ये बनेगा m0 l0 t1 एक तरफ, इट इज इक्वल टू k छोड़ दीजिए, डायमेंशन लेस होता है। सरफेस टेंशन का लिखा मैंने m1 l0 t-2 पावर a, रेडियस r है, आई राइट l1b, और डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है पावर c। इट इज इक्वल टू m का ओवरऑल आपके पास बनेगा पावर a यहां से, c यहां से, l यहां तो 0 ही है, लिखने की जरूरत नहीं, यहां b आएगा और यहां -3c आएगा और t आएगा -2a, बस। सो दिस इज m0 l0 t1, ठीक। फिर जब आप इक्वेट करोगे, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ ml एंड t ऑन बोथ साइड्स, तो लिखना a प्लस c इक्वल टू 0, b माइनस 3c इक्वल टू 0, -2a इक्वल टू 1, तो a आ जाएगा -1/2, एक तो मिली हमें, पता चल गया ना। देखो दोबारा से बता रहा हूँ, ये मैंने सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा,
m1 l0 t-2, ये मैंने बताया आपको। फोर्स अपॉन लेंथ पावर a, रेडियस l1, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम c। सो m की पावर बन गई यहाँ से a और यहाँ से c, l की पावर बन गई यहाँ से 0, यहाँ से b और यहाँ से -3c, और t की पावर बन गई -2 है। तो जब आप इक्वेट करेंगे बेटा दोनों तरफ, आपके पास a बन गया -1/2, a जब -1/2 है इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, therefore -1/2 प्लस c इक्वल टू 0, तो c आ जाएगा 1/2, और आप c की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो। आप इसको बेटर तरीके से लिख सकते हैं, बट द पर्पस इज आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। तो therefore b -3 इंटू 1/2 इक्वल टू 0, तो b आ जाएगा 3/2। सो फाइनली मेरे पास a आया। अगर मैं इन वैल्यूज को समराइज करूं, सीधा लिखूं, आप ये रफ में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं a इक्वल टू -1/2, b इक्वल टू 3/2, c इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। इन a, b और c की जो वैल्यूज हमने निकाली, इनको जब मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, जो हमारी मेन इक्वेशन है, t इक्वल टू k, s की पावर लिख लूंगा -1/2, r 3/2 एंड रो 1/2। इस s की नेगेटिव पावर को आप नीचे लिखो और इसको लिख दो r³ इंटू 1/2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/2, रो 1/2 डिवाइडेड बाय s 1/2, s 1/2। आप सबका जो पावर है आप ऐसे लिख लो इसको, जो पावर 1/2 है कॉमन है सबकी, तो जब उसको आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। अब देखें ये जो फॉर्मूला है, मुझे लगता नहीं है आपने ये फॉर्मूला पहले नहीं देखा होगा। सो जब हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा होता ना पहले, हम थोड़ा सा अनश्योर हो जाते हैं, पता नहीं इक्वेशन ठीक है या नहीं, तो हम 1 मिनट लगा के इस इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। लेफ्ट साइड हमें पता है टाइम पीरियड है, तो t1 आएगा। राइट साइड देखो, l³ हो गया r³ की जगह, डेंसिटी की जगह आ गया मास पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स का आ गया, सॉरी पूरा सरफेस टेंशन का ही लिख लेता हूं, लेकिन पावर 1/2 भी है ना। r³ हो गया l³, रो हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, फिर सरफेस टेंशन हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, m1 l1 t-2 होता है फोर्स का डिवाइडेड बाय l1। तो ये देखो, ये आपके पास बन जाएगा रूट के अंदर m0 1 - 1, l 3 - 3 0 एंड t2 रूट है, कट जाएगा t1, तो वही है जो टाइम पीरियड का, ठीक है। ये दो मेन एप्लीकेशन हमारी आज हो गई। कल हम एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और समराइज करके और क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं असाइनमेंट एक शेयर कर देता हूं, आप वहां से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं।